आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है बाल भारती ऑनलाइन क्लासेज फिजिक्स ट्यूटोरियल में। बेटा हम 12th क्लास फिजिक्स में हमारा इस समय चैप्टर नंबर 3 रनिंग में है, विद्युत विभव एवं विभवांतर। हमने इस चैप्टर में पिछले कई वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा कर रहे थे और हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 में, वह हमारा टॉपिक था किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव ज्ञात करना। इस टॉपिक पर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। तो जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं, उस बिंदु P के निर्देशांक हमको दिए गए थे r, थीटा। इस निर्देशांक का अर्थ क्या है वह भी मैंने आपको बताया था कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है AB, जिसके बिंदु A पर आवेश है -q, B पर आवेश है +q। द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है 2a, तो आधी दूरी आ जाती है स्मॉल a। एक बिंदु P जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु P से r दूरी पर है, इसके निर्देशांक दे रखे आपको r, थीटा, जिसका अर्थ है कि बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O के सापेक्ष स्थिति तो है r, और इस बिंदु P को मध्य बिंदु O से मिलाने वाली रेखा OP इस द्विध्रुव के अक्ष AB के साथ कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। यह विद्युत द्विध्रुव का ऋणावेश था -q बिंदु A पर, धनावेश है +q बिंदु B पर। आप जानते हैं जब हम विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं P बराबर Q गुणा 2a, आवेश का परिमाण गुणा आवेशों के मध्य की अल्प दूरी, हम इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालते हैं। तो अभी जानते हैं विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, इसकी जो दिशा होती है हमेशा कहां से कहां की ओर होती है? ऋणावेश -q से धनावेश +q की ओर होती है। यही पढ़ रखा है आपने, मैंने आपको पहले चैप्टर में भी ये बात बताई हुई है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं वेक्टर P से। यहां पर जो r है वह बिंदु P की स्थिति है, कहां से? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से। यदि हम इस बिंदु P की विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्थिति r को सदिश रूप में लिखना चाहें तो आप इसे सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर r, और इसकी जो दिशा होगी वो कहां से कहां की ओर होगी बेटा? O से P की ओर होगी। कहां से कहां की ओर होगी? O से P की ओर। ये कंफ्यूज ना हो, ये तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P और वहां पर हमने एक बिंदु माना हुआ है P, कुछ भी मान सकते हैं आप इस बिंदु को। तो यहां पर आप जो थीटा कोण है वो ऐसा भी कह सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P तथा बिंदु की स्थिति वेक्टर r के मध्य बनने वाला कोण। आप लिख सकते हैं यहां पर कि यहां थीटा बराबर किस किस के मध्य कोण है? वेक्टर P तथा वेक्टर r के मध्य कोण। ऐसा भी आप कह सकते हैं थीटा को, वेक्टर P तथा वेक्टर r के मध्य कोण। वेक्टर P क्या है? विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और वेक्टर r क्या है? जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है उस बिंदु का विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर r। इन दोनों के बीच कोण है थीटा, जो हमने यहां पर एक निर्देशांक के रूप में प्रदर्शित किया है। क्लियर? तो जब हम बेटा इस डेरिवेशन को पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं, तो हमें निष्कर्ष मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव हम निकालते हैं वह विद्युत विभव हमें मिलता है V बराबर
के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमें मिला था कि जब हम एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की कैलकुलेशन करते हैं तो वह विद्युत विभव हमें मिलता है V बराबर के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। के आप जानते हैं कूलम्ब नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात में। P आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। R क्या है? जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना है उस बिंदु की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी। और थीटा यहां पर कोण क्या है? मैंने आपको भी बताया है कि वेक्टर R तथा वेक्टर P के मध्य का कोण यहां पर होगा थीटा। इस फॉर्मूले के द्वारा हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आएगी मेरी बात? अब हम इसी में आगे कंडीशन पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है। अब हम इसी में कंडीशन पढ़ते हैं आगे कि मैं आपसे कहता हूं पहली कंडीशन पे कि जिस बिंदु पर आप विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, यदि वह बिंदु कहां पर हो? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो। कि यदि हम बात करें विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो थीटा कोण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P और स्थिति वेक्टर R के मध्य जो कोण होगा थीटा, वह या तो होगा 0 या फिर कितना होगा? पाई होगा, अर्थात 180 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में कोस थीटा का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको? +-1। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 180 का मान -1 होता है। तो अक्ष पर जब वेक्टर R तथा वेक्टर P के मध्य कोण 0 या 180 मिलेगा तो कोस थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको +-1। तो इसलिए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो परिणामी विद्युत विभव आपको मिलेगा वह मिलेगा ±kp बटा आर स्क्वायर। और ये विद्युत विभव कैसा होगा बेटा? अधिकतम होगा। कैसा होगा? अधिकतम होगा। तो ध्यान रहे, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी पर विद्युत विभव सदैव कहां पर अधिकतम होता है? उस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर अधिकतम होता है। कितना होता है? +-kp बटा आर स्क्वायर। अब हमारे मन में एक डाउट आ जाता है कि +kp बटा आर स्क्वायर होगा या -kp बटा आर स्क्वायर होगा। अब आप देखो, थीटा बराबर 0 होगा तो +kp बटा आर स्क्वायर होगा, थीटा बराबर 180 होगा तो -kp बटा आर स्क्वायर होगा। फिर यही प्रश्न आ जाता है कि अक्ष पर हम थीटा बराबर 0 रखें या 180 रखें। देखो, मैं आपको इसको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, इससे आप समझे कि अक्ष पर विद्युत विभव कब +kp बटा आर स्क्वायर होगा और कब -kp बटा आर स्क्वायर होगा। तो थोड़ा सा समझे आप इस चीज को कि मान लीजिए ये एक विद्युत द्विध्रुव है AB कि विद्युत विभव कब तो आपको अक्ष पर अधिकतम मिलेगा, प्लस में मिलेगा, और कब आपको माइनस में मिलेगा। थोड़ा ध्यान दें बेटा इसको। A पर तो आवेश है बिंदु A पर -q, द्विध्रुव के बिंदु B पर आवेश है +q। ये विद्युत द्विध्रुव आ जाता है AB, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु आ जाता है O। यही होगा। अब आप देखें विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाते हुए जो रेखा गुजरती है ये किसे दर्शाती है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा है ना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव होता है kp cos थीटा बटा आर स्क्वायर। यदि हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर परिणामी विद्युत विभव निकालते हैं तो अक्ष पर वेक्टर P तथा वेक्टर R के मध्य कोण या तो 0 बनेगा या 180 बनेगा। तो cos थीटा का मान हो जाएगा +-1। तो अक्ष पर परिणामी विभव होगा +-kp बटा आर स्क्वायर। और ये परिणामी विभव कैसा होगा? अधिकतम होगा। प्रश्न भी ये बन रहा है कि परिणामी विभव अक्ष पर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन तो एक साथ लागू होंगे नहीं। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है AB,
जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो जाता है ओ। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है दोनों आवेशों को मिलाते हुए गुजरने वाली रेखा किसे दर्शाती है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को। तो ये एक रेखा है जो दोनों आवेशों को मिलाते हुए गुजर रही है। क्या ये पूरी रेखा किसे दर्शा रही है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को ही प्रदर्शित कर रही है। यही होगा। यदि हम बात करें सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से कहां की ओर होती है? ऋणावेश से कहां की ओर होती है? धनावेश की ओर होती है। ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P। यही होगा। अब देखें आप, यदि मान लीजिए आप विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं और वह बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही है, कि आपको विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। वह बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर ही है, पर कहां पर है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर धनावेश की तरफ है, यहां पर है बिंदु M। कि आप एक तो विद्युत द्विध्रुव ज्ञात कर रहे हैं बिंदु M पर, क्लियर? आपको क्या करना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। कहां पर? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। एक तो आप ज्ञात कर रहे हैं बिंदु M पर, दूसरा आप ज्ञात कर रहे हैं बिंदु N पर। दोनों ही कहां पर है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है। अब थोड़ा समझे कि बिंदु M जो होगा, इस बिंदु M की बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति होगी वेक्टर R, ये कहां से कहां की ओर होगी? O से M की ओर होगी। बिंदु N की बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति होगी वेक्टर R, ये कहां से कहां की ओर होगी? O से N की ओर होगी। यही होगी। अब आप देखो, बिंदु M पर जब आप विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, परिणामी विद्युत विभव, तो R तथा P के मध्य कोण कितना बनेगा? थीटा बराबर 0। कोस 0 का मान 1, तो V बराबर आएगा प्लस KP बटा R स्क्वायर। यही मिलेगा विभव, प्लस KP बटा R स्क्वायर। बिंदु N पर R तथा P एक दूसरे के विपरीत दिशा में, थीटा बनेगा 180, कोस 180 का मान होगा -1, तो आपको विभव मिलेगा माइनस KP बटा R स्क्वायर। ये मिला ना? तो ध्यान रहे बेटा कि जब हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करते हैं, कहां पर? धनावेश की तरफ, कि ऐसे बिंदु पर आप अक्ष पर परिणामी विभव ज्ञात कर रहे हैं, जो बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है, पर कहां की तरफ है? धनावेश की तरफ है, तो वहां पर परिणामी विद्युत विभव मिलेगा प्लस KP बटा R स्क्वायर। और यदि हम अक्ष पर ऐसे बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करें जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही है, पर किसकी तरफ है? ऋणावेश की तरफ है, तो आपको परिणामी विद्युत विभव मिलेगा माइनस KP बटा R स्क्वायर। दोनों ही विद्युत विभव अक्ष पर अधिकतम है, बस फर्क कितना सा है? इधर धनावेश की तरफ अक्ष पर परिणामी विद्युत विभव आपको पॉजिटिव मिलेगा, और ऋणावेश की तरफ अक्ष पर आपको परिणामी विद्युत विभव नेगेटिव मिलेगा। तो इससे आप निर्धारण कर देंगे कि अक्ष पर आपसे जिस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात पूछ रहा है आपसे, जिस बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव, वह धनावेश की तरफ है या ऋणावेश की तरफ है। धनावेश की तरफ होगा अक्ष पर तो प्लस KP बटा R स्क्वायर, ऋणावेश की तरफ होगा तो माइनस KP बटा R स्क्वायर। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये तो आ जाता है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। दूसरी बात हम कहते हैं कि यदि आपसे विद्युत विभव पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? निरक्ष। इस बिंदु पर आपसे विद्युत विभव पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर, तो निरक्ष पर जब कोई बिंदु पर हम विद्युत विभव निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वेक्टर R और वेक्टर P परस्पर कैसे होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो ध्यान रखना, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर थीटा बराबर होगा 90, तो थीटा 90 होने पर cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इसलिए V निरक्ष बराबर हो जाता है 0 आ जाता है। और ये परिणामी विद्युत विभव आपको कैसा मिल रहा है? न्यूनतम प्राप्त हो रहा है।
कैसे मिल रहा है? परिणामी विद्युत विभव आपको न्यूनतम प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। तो एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत विभव सदैव कितना होता है? शून्य होता है। परिणामी विद्युत विभव निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत विभव शून्य होने का मतलब यह नहीं है कि विद्युत विभव है नहीं। विद्युत विभव तो उत्पन्न हो रहा है, ऋणावेश के कारण ऋण विभव, धनावेश के कारण धन विभव, पर ये दोनों विभव परिमाण में कैसे आ रहे हैं? समान आने के कारण निरक्ष पर परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो यदि आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत विभव शून्य क्यों होता है, तो उसका सीधा सा आंसर है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर, कि जब हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो निरक्ष पर किसी बिंदु पर धनावेश और ऋणावेश के कारण धन विभव और ऋण विभव समान होते हैं, इसलिए परिणामी विद्युत विभव आपको विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर कितना मिलता है? शून्य प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये हमने टॉपिक पढ़ रहे थे, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना। पहला तो हम निकालते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, फिर हम निकालते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। यही हुआ। अब देखो, आपने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ रखी है, अक्ष पर और निरक्ष पर पढ़ रखा है ना आपने फर्स्ट चैप्टर में, कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2 kp बटा आर क्यू, निरक्ष पर कितनी होती है? kp बटा आर क्यू, ये पढ़ रखी है। अब आपने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव भी पढ़ लिया, तो हमें विद्युत द्विध्रुव से संबंधित कौन कौन से तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं, जरा हम उन पर बात करें। सबसे पहली बात कि जब आप विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, अक्ष पर निकालें या निरक्ष पर निकालें, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि विद्युत द्विध्रुव के कारण जब आप किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालते हैं तो वह विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक तथ्य मिला में, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक तथ्य हमको ये मिला। दूसरी बात, जब हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, क्या कहा मैंने? जब हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है क्या होती है? E बराबर kp बटा आर क्यू, यही होता ना। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kp बटा आर क्यू, जबकि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो आपको विद्युत विभव मिलता है, निरक्ष पर विद्युत विभव वह कितना मिलता है? शून्य मिलता है। कि एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव शून्य होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। कितनी होती है? kp बटा आर क्यू। क्लियर? 2 पॉइंट हो गए। विद्युत द्विध्रुव से संबंधित आपने विद्युत क्षेत्र भी निकाला है और विभव भी निकाला है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल किस पर निर्भर करती है? दूरी पर निर्भर करती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं अक्ष पर या निरक्ष पर, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है, E का मान, वह केवल किस पर निर्भर करता है? दूरी स्मॉल r पर निर्भर करता है। यही होता है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
केवल दूरी पर निर्भर करती है। दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पढ़ लिया ना हमने, दूरी पर निर्भर करती है। जबकि जब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान दूरी स्मॉल आर पर तो निर्भर करता ही है। पढ़ा ना फॉर्मूला आपने, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान दूरी पर तो निर्भर करता ही है, पर दूरी के साथ साथ किस पर निर्भर और करता है, कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। अब v का मान दूरी स्मॉल आर के साथ साथ कोण थीटा किस किस के बीच होता है, कोण थीटा वेक्टर p व वेक्टर r के मध्य, इस कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं विद्युत द्विध्रुव से संबंधित, कि हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ रखी है और विद्युत विभव भी पढ़ रखा है किसी बिंदु पर। तो उन दोनों टॉपिक से आपको क्या निष्कर्ष मिलता है, क्या तथ्य मिल रहे हैं, उन्हें मैंने संक्षिप्त में रिपीट किया है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। कितनी होती है, केपी बटा आर क्यूब, जबकि निरक्ष पर परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तीसरा, विद्युत द्विध्रुव के कारण जब आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दूरी स्मॉल आर पर ही निर्भर करता है, केवल दूरी स्मॉल आर पर ही निर्भर करता है। और सही निर्भरता क्या है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी स्मॉल आर पर ही निर्भर करता है। जबकि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान दूरी स्मॉल आर के साथ साथ कोण थीटा, जो कि वेक्टर पी तथा वेक्टर आर के मध्य बनता है, इस कोण पर भी निर्भर करता है। क्लियर? तीन बात हो गई। और चौथा तथ्य आ जाता है कि जब आप विद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं, तो क्या मिलता है आपको, v बराबर के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। यही मिलता है आपको, v बराबर के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को दूसरे रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अदिश गुणनफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अदिश, मैंने आपसे क्या कहा है, आप इस सूत्र को एक अदिश गुणनफल अर्थात डॉट गुणनफल के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि v को हम सदिश रूप में लिखेंगे, नहीं, विद्युत विभव तो कैसी राशि है, अदिश राशि है। और एक अदिश राशि कब मिलती है, जब दो सदिशों का कौन सा गुणनफल होता है, डॉट गुणनफल होता है। तो आप विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो ये सूत्र आपको मिला है, इसे भी आप दो सदिशों के डॉट गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो, आपको मिलता है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, यही मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम लिख दिया के पी बटा में आर स्क्वायर, ऊपर और नीचे हमने किससे गुणा कर दिया, आर से गुणा कर दिया। कोई फर्क पड़ रहा है फॉर्मूले पर, नहीं पड़ रहा। और आगे लिख दिया कॉस थीटा, सूत्र वही है के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। हमने इस सूत्र को ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई किया। जब ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा के पी आर कॉस थीटा बटे में आ जाएगा आर क्यूब।
यही मिलेगा के पी आर कॉस थीटा बटा आर क्यूब। या आप चाहो तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं v बराबर के बटा नीचे लिख रखा है आपने आर क्यूब। आपने पढ़ रखा है a डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, पढ़ रखा ना आपने। सदिशों का डॉट गुणनफल और क्रॉस गुणनफल ए बी कॉस थीटा को हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ए बी साइन थीटा को हम लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहां पर कॉस थीटा आ रहा है तो यहां पर देखो इसको पी आर कॉस थीटा को हम डॉट गुणनफल के रूप में व्यक्त करना चाहे तो हम लिख सकते हैं इसे वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर। तो आपको विद्युत विभव का सूत्र एक नए रूप में प्रदर्शित हुआ। क्या मिला आपको v बराबर के वेक्टर p डॉट वेक्टर r बटा आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। आपने इस सूत्र को दो सदिशों के डॉट गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर दिया। या तो आप ऐसे लिखते हैं, बात एक ही है, इनका अर्थ अलग अलग नहीं है। या तो आप लिखते हैं v बराबर के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, और डॉट गुणनफल के रूप में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं v बराबर के वेक्टर p डॉट वेक्टर r बटा आ जाएगा आर क्यूब। इस रूप में भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, कोई फर्क कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना। और विद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र और परिणामी विद्युत विभव निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपने यहां पर पढ़े हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम इस पर आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं जो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव से ही आधारित है। एक प्रश्न पर हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। मान लीजिए एक प्रश्न है, आपसे कहा गया है कि NaCl के एक अणु में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव से ही संबंधित प्रश्न है। और इस प्रश्न में आपसे कहा गया है NaCl के एक अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयनों के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। इस अणु के केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर, इस अणु के केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अधिकतम, थोड़ा प्रश्न की लैंग्वेज को समझे आप, अधिकतम व न्यूनतम विद्युत विभव ज्ञात करो। प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पर ही आधारित प्रश्न है। और इस प्रश्न में आपसे क्या कहा है, थोड़ा ध्यान दें। इस प्रश्न में आपसे कहा है कि NaCl के एक अणु में Na प्लस व Cl आयनों के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। इस अणु के केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर आपको अधिकतम व न्यूनतम विद्युत विभव की गणना करनी है। बताना है कि इस अणु के केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अधिकतम और न्यूनतम विद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, NaCl का एक अणु जिसमें आपको 2 आयन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है Na प्लस और
दूसरा आपको दिया हुआ है Cl माइनस। एक धनायन है और दूसरा ऋणायन है। दोनों पर देखिए आप, दोनों पर आवेश का जो परिमाण है कि एक इलेक्ट्रॉन NaCl पर गया है, इन दोनों को देखें, दोनों पर आयनों पर Na+ और Cl माइनस, दोनों आयनों पर आवेश का परिमाण तो है समान और प्रकृति कैसी है, परस्पर विपरीत। इस आयन पर जो आवेश है वो कितना है, +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इस आयन पर आवेश है Q बराबर -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। यही है। दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम। अब आप खुद देखें, दोनों आयनों पर आवेश का परिमाण समान है। NaCl के कणों की हम बात करें, आवेश का परिमाण समान, प्रकृति परस्पर विपरीत है और ये दोनों आयन एक दूसरे से कैसी दूरी पर है, अल्प दूरी पर है। तो ये एक युग्म जो है वो किसकी रचना कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहा है। दोनों पर आवेश का परिमाण समान, प्रकृति विपरीत और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित है। तो ये युग्म किसकी रचना कर रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव की। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यदि हम ज्ञात करें तो आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है P बराबर, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, आवेश का परिमाण गुणा आवेशों के मध्य की अल्प दूरी। दोनों आयनों पर किसी भी एक को देख लें, दोनों पर आवेश का परिमाण तो समान है, कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये तो हो जाएगा आवेशों का परिमाण गुणा आवेशों के मध्य की अल्प दूरी। कितनी अल्प दूरी, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 की घात -10 मीटर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा 1.6 गुणा 10 की घात -29, आगे आ जाएगा कूलम मीटर। ये तो क्या मिला आपको, इस युग्म का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इस अणु के, ये जो अणु है NaCl के अणु Na+ और Cl माइनस आयनों से मिलकर बना है, इस अणु के केंद्र से ये आ जाता है इसका केंद्र O। आपको इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर। तो आपको इसके केंद्र से जो दूरी दी गई है R बराबर दी है 4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4 गुणा 10 की घात -10 मीटर। इस दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। कैसा विद्युत विभव, अधिकतम और न्यूनतम। ये युग्म किसकी रचना कर रहा है, क्या बना रहा है ये युग्म, एक विद्युत द्विध्रुव। और मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत विभव कहां पर अधिकतम होता है, उसके निरक्ष अक्ष पर, और परिणामी विद्युत विभव न्यूनतम कहां पर होता है, उसके निरक्ष पर होता है। तो यानी कि प्रश्न की लैंग्वेज को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपसे चाहता ऐसे बोल देता कि इसके कारण आपको अक्ष और निरक्ष पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करो, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आपको काय इस अणु के केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अधिकतम और न्यूनतम विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्योंकि ये जो व्यवस्था है, ये एक अणु जो है एक विद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहा है, तो इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अधिकतम विद्युत विभव कहां पर होगा, अक्ष पर, और न्यूनतम कहां पर होगा, निरक्ष पर। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है अधिकतम विद्युत विभव, तो आप लिख देंगे V मैक्सिमम, और अधिकतम विद्युत विभव कहां पर होगा, इसके अक्ष पर होगा। क्लियर, कितना होगा अक्ष पर, Kp बटा r²। यही होगा अक्ष पर, कितना होगा, Kp बटा r²। तो आ जाएगा K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, P का मान 1.6 गुणा 10 की घात -29।
यह आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बटा नीचे आपको दे रखा है आर स्क्वायर। आर का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 10 की घात माइनस 10 का हो जाएगा 10 की घात माइनस 20। यहां से एक दशमलव हटा दें, एक जीरो नीचे लगा देंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात माइनस 20 और 1 क्या बैठेगी 10 की घात माइनस 19, ऊपर भी 10 की घात कितनी है माइनस 29। तो जब आप देखो 10 की घात माइनस 20 और 1 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात प्लस 19। 10 की घात 9 पहले से ही है तो 10 की घात 19 और 9 क्या हो जाएगी 10 की घात 28 और 10 की घात यहां पर कितनी है माइनस 29, तो केवल क्या बचेगी 10 की घात माइनस 1 ये होगा। और 10 की घात माइनस 1 को जब 9 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 0.9 वोल्ट। क्लियर। आपसे देखो पूछा है इस अणु के केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर जो अधिकतम विद्युत विभव होगा कहां पर होगा, इसके अक्ष पर, और वह अधिकतम विद्युत विभव कितना होगा 0.9 वोल्ट। अब आपसे कहा है न्यूनतम विद्युत विभव यानी कि V मिनिमम आपसे पूछा है, और न्यूनतम विद्युत विभव कहां पर होगा बेटा, इसके निरक्ष पर होगा। और आप जानते हैं निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव न्यूनतम होता है और वह कितना होता है 0 होता है। तो आपको ये दोनों रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। समझ में आ गया सभी को। तो ये बेटा आज हमारा एक टॉपिक पूरा हो चुका, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव से संबंधित टॉपिक। क्लियर। प्रश्न में केवल इतना सा चेंज किया गया है कि आपको ये नहीं बताया कि विद्युत द्विध्रुव, वो तो हमने पहचान लिया, ये NaCl का एक अणु जिसमें Na+ और Cl- आयन है, ये एक विद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहा है, इसका आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल दिया और आपसे कह दिया इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अधिकतम और न्यूनतम विद्युत विभव ज्ञात करो। क्योंकि एक विद्युत द्विध्रुव बन रहा है तो इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव अधिकतम कहां पर होगा, इसके अक्ष पर होगा। तो अक्ष पर जब आप अधिकतम विद्युत विभव निकालेंगे Kp बटा r स्क्वायर से तो आपको मिलेगा 0.9 वोल्ट। और न्यूनतम विद्युत विभव कहां पर होगा, निरक्ष पर, और निरक्ष पर जब आप विद्युत विभव निकालेंगे न्यूनतम तो वह कितना मिलेगा आपको 0। ठीक है। तो बेटा जो टॉपिक आपको आज पढ़ाया, जो आपको पढ़ाया गया है आज, आप उसे एक बार रिवाइज करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बस ये आपका काम है, जितना रेगुलर आपको पढ़ाया जाए उसको रेगुलर रिवाइज करते रहें।